जय हिंद और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। अरे भाई, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? देखिए, कंपटीशन का जमाना है, थोड़ा सा भी डील दिए तो कोई और सीट ले जाएगा। इसीलिए हम आ गए हैं आपकी तैयारी को और धार देने। आज के इस वीडियो में हम लोग गोता लगाएंगे जुलाई 2025 के समंदर में और निकालेंगे जीके के वो मोती जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे चमकेंगे। ये कोई रट्टा मारने वाला क्लास नहीं होने वाला है, पहले ही बता दे रहे हैं। हम लोग हर सवाल को ऐसे समझेंगे जैसे कोई कहानी सुन रहे हों। उसके पीछे क्या हुआ, क्यों हुआ और उसका आगे क्या असर पड़ेगा, सब कुछ एकदम देसी स्टाइल में समझेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर सिर्फ जानकारी वाला नहीं बल्कि मजेदार भी होने वाला है। हम लोग हर सवाल के साथ उसकी पूरी कुंडली निकालेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स, उससे जुड़े दूसरे सवाल, सब कुछ कवर करेंगे। अरे भैया, जब तक टॉपिक का पोस्टमार्टम न कर दें तब तक पढ़ाने में मजा ही क्या है। आप लोग बस ध्यान से सुनते जाइएगा और हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा तो और भी अच्छा। कुछ लोग तो बस तकिया लगाकर लेटकर वीडियो देखते हैं। अरे ऐसे रिजल्ट नहीं आता है बाबू, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों का ये धमाकेदार सेशन। हमारा मकसद सिर्फ आपको जवाब बताना नहीं है, बल्कि आपको इस काबिल बनाना है कि आप खुद सवालों के जवाब तक पहुंच सकें। हम आपको वो नजरिया देंगे जिससे आप करंट अफेयर्स को बोझ नहीं बल्कि एक दिलचस्प कहानी की तरह देखें। इस वीडियो के बाद आपको लगेगा कि जीके तो सबसे आसान सब्जेक्ट है। हम हर टॉपिक को ऐसे जोड़ेंगे कि आपके दिमाग में एक नक्शा बन जाएगा। तो तैयार हैं आप सब? एक बार कमेंट में जोर से जय हिंद लिख दीजिए, फिर देखिए कैसे हम लोग मिलकर जीके की धज्जियां उड़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की। इस साल की शुरुआत से ही दुनिया में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। देखिए, जुलाई 2025 में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है G21 की। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इकोनॉमी पर भी कई देशों के बीच चर्चा तेज हो गई है। हाँ, G21 अब G20 नहीं रहा। अफ्रीकन यूनियन के जुड़ने के बाद अब ये G21 हो गया है। ये सवाल तो पक्का पूछेगा कि G20 G21 कब बना? तो याद रखिएगा, भारत की अध्यक्षता में 2023 में बना था। अब 2025 में इसकी जो बैठक होगी वो होगी दक्षिण अफ्रीका में। अब यहां से सवाल कैसे बनेगा? पूछेगा G21 समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो जवाब है दक्षिण अफ्रीका। लेकिन एग्जामिनर आजकल बहुत होशियार हो गया है, वो सीधे सीधे नहीं पूछता। वो पूछेगा कि इस समिट का मुख्य एजेंडा क्या हो सकता है। तो समझिए, दक्षिण अफ्रीका एक विकासशील देश है और अफ्रीकी महाद्वीप का प्रतिनिधि भी। तो जाहिर सी बात है कि एजेंडे में 1 ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के मुद्दे 1, जलवायु परिवर्तन के लिए फंडिंग 1 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे ऊपर होंगे। वो लोग कहेंगे कि भैया, आप विकसित देश वाले तो खूब कार्बन फैलाकर अमीर बन गए, अब जब हमारी बारी आई तो हम पर पाबंदी लगा रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि खुद तो दावत में सब खा गए और बाद में आने वाले से कह रहे हो कि अरे डाइटिंग करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो इस तरह के मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घटना है नाटो का विस्तार। आप देख ही रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया कैसे दो गुटों में बंट रही है। जुलाई 2025 तक हो सकता है कि कुछ और देश नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएं। जैसे 1, स्वीडन और फिनलैंड तो शामिल हो ही चुके हैं। 1, अब जॉर्जिया और बोस्निया जैसे देश भी लाइन में लगे हैं। अब यहाँ से सवाल बनेगा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसका आर्टिकल 5 क्या कहता है? ये कहता है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे मोहल्ले की एकता, एक को कोई कुछ बोला तो सब मिलकर पीट देते हैं। तो आपको इन घटनाओं पर नजर रखनी है। सिर्फ ये नहीं कि बैठक कहाँ हुई, बल्कि ये भी कि बैठक में हुआ क्या, भारत का स्टैंड क्या था। भारत हमेशा से गुटनिरपेक्षता की बात करता आया है। हम कहते हैं कि हम किसी के पाले में नहीं हैं, हम सबके दोस्त हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। तो भारत वहां पर शांति और बातचीत से मुद्दे सुलझाने की वकालत करेगा। तो G21 समिट और नाटो का विस्तार, ये 2 हॉट टॉपिक रहेंगे जुलाई 2025 के लिए। इसके अलावा हाल ही में मिडिल ईस्ट में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष फिर से चर्चा में है।
संयुक्त राष्ट्र ने कई बार इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और मानवीय सहायता भेजी जा रही है। एशिया में भी ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा है। आसियान देशों की सुरक्षा को लेकर भी कई नई रणनीतियां बन रही हैं। आर्थिक मोर्चे पर दुनिया भर में महंगाई और ऊर्जा संकट भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ओपेक देशों की मीटिंग्स और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पर भी नजर रखिए। और हाँ, खेलों की दुनिया में भी पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का असर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर दिख रहा है। एक और नया मुद्दा है साइबर सिक्योरिटी और फेक न्यूज। कई देशों में चुनाव के दौरान डिजिटल हमलों और गलत सूचना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। जलवायु आपदाओं की वजह से भी कई देशों में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी है। क्लाइमेट एक्शन और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा तेज है। तो कुल मिलाकर इस साल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सुरक्षा हर क्षेत्र में हलचल है। इन सब घटनाओं को ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम में सवाल कहीं से भी आ सकता है। अपडेट रहिए और दुनिया की हर हलचल पर नजर रखिए। अब आते हैं अपने देश की राजनीति पर। देखिए, जुलाई 2025 भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि इसी महीने में भारत के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होगा। अभी जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका कार्यकाल जुलाई 2027 तक है। तो 2025 में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है, या फिर किसी राज्य में चुनाव हो सकते हैं। चलिए हम राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को ही समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा काम आएगी। मान लीजिए 2027 में चुनाव हो रहा है, तो सवाल कैसे बनेगा? सबसे पहला सवाल तो यही कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? क्या हम और आप वोट देते हैं? नहीं, इसमें हम लोग सीधे वोट नहीं देते। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यानी सांसद और विधायक वोट देते हैं। इसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, चुने हुए सदस्य। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। ये तो वही बात हो गई कि हम ही तुमको नौकरी पर रखें और तुम ही हमको चुनने लगो। ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए मनोनीत सदस्यों को बाहर रखा गया है। अब सवाल उठता है कि वोटों की गिनती कैसे होती है? क्या एक सांसद का वोट और एक विधायक का वोट बराबर होता है? बिल्कुल नहीं। हर राज्य के विधायक के वोट की एक वैल्यू होती है, जो उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, तो वहाँ के विधायक के वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, और सिक्किम की जनसंख्या कम है, तो वहाँ के विधायक के वोट की वैल्यू कम होगी। फिर सभी राज्यों के विधायकों के कुल वोटों की वैल्यू को सभी सांसदों की संख्या से भाग देकर एक सांसद के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन है बड़ा सीधा साधा। इसका मकसद ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच एक संतुलन बना रहे। तो जुलाई 2025 तक आपको ये देखना होगा कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों की तरफ से कौन कौन संभावित उम्मीदवार हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या वो किसी राजनीतिक परिवार से हैं या उन्होंने जमीन से उठकर अपनी पहचान बनाई है, उनकी पिछली उपलब्धियां क्या रही हैं। ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं। वो आपकी एनालिटिकल स्किल देखना चाहते हैं कि आप सिर्फ रटते हैं या मुद्दों को समझते भी हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 52 से 62 तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपके पॉलिटी के सेक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। चलिए अब थोड़ा साइंस वाइंस की बात कर लेते हैं। देखिए, ISRO जो है ना, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता के बाद अब ISRO एक और बड़े मिशन की तैयारी में है, जिसका नाम है गगनयान। ये भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा, यानी हम पहली बार अपने व्योमनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेंगे। एस्ट्रोनॉट अमेरिका वाले बोलते हैं कॉस्मोनॉट, रूस वाले तो हम हिंदुस्तानी बोलेंगे व्योमनॉट। संस्कृत शब्द व्योम से बना है, जिसका मतलब होता है आकाश या अंतरिक्ष। कितना बढ़िया नाम है। जुलाई 2025 तक गगनयान मिशन अपने अंतिम चरण में होगा। हो सकता है कि पहली मानव रहित उड़ान का परीक्षण इसी समय के आसपास हो। इस मिशन में 3 व्योमनॉट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में, यानी लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 दिनों के लिए भेजा जाएगा और फिर उन्हें सुरक्षित वापस समुद्र में लैंड कराया जाएगा। इसके लिए हमारे 4 वायुसेना के पायलटों को रूस में ट्रेनिंग भी दी गई है।
ये मिशन भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है, जैसे अमेरिका, रूस और चीन। अब यहाँ से सवाल क्या बनेगा? पहला, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? जवाब, गगनयान। दूसरा, इसमें कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा? जवाब, 3। तीसरा, इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल होगा वो कौन सा है? तो वो है LVM-3, जिसको हम लोग प्यार से बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। यही वो रॉकेट है जिसने चंद्रयान-3 को भी लॉन्च किया था। ये भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। सोचिए कितना गर्व का पल होगा जब हमारे वैज्ञानिक हमारे ही रॉकेट से हमारे ही देश के लोगों को अंतरिक्ष में भेजेंगे। इसके अलावा एक और चीज पर नजर रखिएगा, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। जुलाई 2025 तक भारत अपने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन में काफी प्रगति कर चुका होगा। ये क्वांटम कंप्यूटर आज के सुपर कंप्यूटर से भी लाखों गुना ज्यादा तेज होते हैं। ये दवाइयां बनाने, नई सामग्री खोजने और बहुत जटिल समस्याओं को सुलझाने में क्रांति ला सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि भविष्य की कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, तो जवाब होगा क्वांटम कंप्यूटिंग। भारत सरकार इस पर बहुत पैसा लगा रही है ताकि हम इस रेस में पीछे न रह जाएं। तो गगनयान और क्वांटम मिशन, ये 2 नाम याद रखिएगा। अब जरा खेलकूद की दुनिया में चलते हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी है कि नहीं? तो जुलाई 2025 में क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी महिला क्रिकेट टीम ने पिछले कुछ सालों में जो कमाल का प्रदर्शन किया है, ये उसी का नतीजा है। मिताली राज, झूलन गोस्वामी ने जो नींव रखी थी, अब हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना जैसी खिलाड़ी उसे आगे बढ़ा रही हैं। अब तो लड़कियां भी गली मोहल्ले में खूब क्रिकेट खेलती हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल सीधा बनेगा, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 कहां आयोजित होगा? जवाब है भारत में। अब एग्जामिनर थोड़ा और अंदर घुसेगा। वो पूछेगा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर। या पूछ सकता है कि हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने ICC रैंकिंग में टॉप किया? तो आपको इन सब पर नजर रखनी होगी। जब अपने ही देश में वर्ल्ड कप हो रहा हो तो उम्मीदें तो आसमान पर होंगी ही। उम्मीद है कि हमारी शेरनियां इस बार कप उठाकर ही मानेंगी। सोचिए, वानखेड़े या ईडन गार्डन्स में जब भारतीय टीम फाइनल खेलेगी तो कैसा माहौल होगा। क्रिकेट के अलावा एथलेटिक्स पर भी ध्यान देना है। 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो, जापान में होगी। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में ओलंपिक गोल्ड जीतकर जो इतिहास रचा है, उसके बाद से भारत में एथलेटिक्स को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। अब सिर्फ नीरज ही नहीं, बल्कि कई और खिलाड़ी जैसे अविनाश साबले, मुरली श्रीशंकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमाल कर रहे हैं। तो इस चैंपियनशिप में भारत के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहेंगी। यहाँ से सवाल बन सकता है कि नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने 2023 में गोल्ड मेडल जीता था और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने थे। तो 2025 में वो अपना टाइटल डिफेंड करने उतरेंगे। आपको ये भी याद रखना है कि ये चैंपियनशिप कहां हो रही है? टोक्यो, जापान में। तो खेल की दुनिया से ये 2 बड़ी खबरें हैं, भारत में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप और टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इन दोनों इवेंट्स से जुड़े खिलाड़ियों, उनके रिकॉर्ड्स और वेन्यू को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं सरकारी योजनाओं की। देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, वो जनता के लिए योजनाएं बनाती रहती है। कुछ सफल होती हैं, कुछ नहीं होती। जुलाई 2025 तक एक योजना जो बहुत चर्चा में रहेगी, वो है एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति। इस पर काफी समय से बहस चल रही है। इसका मतलब है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। अभी क्या होता है, हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है। आज यहाँ चुनाव, कल वहाँ चुनाव, पूरा देश हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहता है। इसके समर्थक कहते हैं कि इससे बहुत फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये कि हजारों करोड़ रुपए जो बार बार चुनाव कराने में खर्च होते हैं, वो बचेंगे। दूसरा, चुनाव के समय आचार संहिता लग जाती है, जिससे विकास के काम रुक जाते हैं। एक साथ चुनाव होने से ये रुकावट बार बार नहीं आएगी। सुरक्षा बलों को भी बार बार चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगाना पड़ेगा। वो अपना मुख्य काम यानी देश की सुरक्षा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ये तो हो गए इसके फायदे। ये तो वही बात हुई कि रोज रोज बाजार जाने से अच्छा है
हफ्ते में एक दिन जाओ और सारा सामान ले आओ। टाइम भी बचेगा, पैसा भी। लेकिन इसके विरोधी भी हैं। वो कहते हैं कि ये भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है। उनका तर्क है कि अगर राष्ट्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दे एक साथ मिल जाएंगे तो स्थानीय मुद्दों को उतनी तवज्जो नहीं मिलेगी। लोग राष्ट्रीय पार्टियों और बड़े नेताओं को देखकर ही वोट दे देंगे और क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा। मान लीजिए किसी राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल है, तो हो सकता है कि वो अच्छी राज्य सरकार भी चुनाव हार जाए। ये इसका एक बड़ा नुकसान बताया जाता है। तो जुलाई 2025 तक इस पर बनी कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी होगी और इस पर राजनीतिक माहौल गरमाया रहेगा। आपसे एग्जाम में इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क पूछे जा सकते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की फेजिबिलिटी स्टडी के लिए बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जवाब है हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। तो इस योजना के फायदे, नुकसान और इससे जुड़ी कमेटी, इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने काम से देश का नाम रोशन किया और बड़े बड़े पुरस्कार जीते। देखिए, पुरस्कारों से जुड़े सवाल हर एग्जाम में आते हैं। जुलाई 2025 की बात करें तो हमें थोड़ा पीछे जाकर 2024 के अंत में और 2025 की शुरुआत में दिए गए पुरस्कारों पर ध्यान देना होगा। इनमें सबसे प्रमुख हैं नोबेल पुरस्कार, जो हर साल अक्टूबर में घोषित होते हैं और दिसंबर में दिए जाते हैं। तो 2024 के नोबेल विजेताओं के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, खासकर शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। एग्जामिनर अब सिर्फ नाम नहीं पूछता, वो ये भी पूछता है कि उन्हें ये पुरस्कार किस खोज या किस काम के लिए मिला। जैसे मान लीजिए मेडिसिन का नोबेल किसी नई कैंसर थेरेपी के लिए मिला, तो आपको उस थेरेपी का नाम भी पता होना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप कहानी की तरह समझेंगे तो याद हो जाएगा कि अच्छा, ये 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर इस बीमारी का इलाज खोजा, इसलिए इन्हें नोबेल मिला। ऐसे याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ये रटने से ज्यादा असरदार होता है। भारत की बात करें तो सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं। तो 2025 में जिन्हें ये सम्मान मिले होंगे, उनकी लिस्ट आपको रट लेनी है। खासकर अगर किसी खिलाड़ी, वैज्ञानिक या किसी ऐसे व्यक्ति को मिला हो जो बहुत चर्चा में रहा हो। जैसे 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला, तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो 2025 के विजेताओं के बारे में भी आपको उनकी पृष्ठभूमि और उनके योगदान को जानना होगा। फिल्मों की दुनिया में ऑस्कर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। जुलाई 2025 तक 97वें ऑस्कर पुरस्कार और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेता घोषित हो चुके होंगे। क्या पता कोई भारतीय फिल्म या डॉक्यूमेंट्री फिर से ऑस्कर में धूम मचा दे। RRR के नाटू नाटू गाने ने और एड एलिफेंट व्हिस्परर्स ने जो कर दिखाया, उससे अब उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री और निर्देशक के नाम याद रखने होंगे, दोनों ही पुरस्कारों के। तो नोबेल, पद्म पुरस्कार और फिल्म पुरस्कार, ये 3 कैटेगरीज आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देश के किसी एक राज्य पर फोकस करते हैं। देखिए, आजकल एग्जाम में किसी एक राज्य से जुड़ी खास खबर पर सवाल पूछने का ट्रेंड बढ़ गया है। जुलाई 2025 में जो राज्य सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा वो है अरुणाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि चीन हमेशा इस पर अपना दावा करता रहता है और भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देता है। लेकिन अब भारत सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि वहां पर विकास की गंगा बहा रहा है, ताकि वो क्षेत्र देश की मुख्य धारा से और मजबूती से जुड़ जाए। इसी कड़ी में सेला टनल का उद्घाटन एक बहुत बड़ी घटना है। ये टनल 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है और ये असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से हर मौसम में जोड़े रखेगी। पहले क्या होता था? सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण सेला पास बंद हो जाता था और तवांग का संपर्क बाकी देश से कट जाता था। हमारी सेना को भी वहां तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होती थी। अब इस टनल के बनने से सेना किसी भी मौसम में बहुत तेजी से चीन बॉर्डर तक पहुंच सकती है। ये रणनीतिक रूप से भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। ये तो वही बात हो गई कि दुश्मन ने आपके घर का एक रास्ता बंद कर दिया, तो आपने पहाड़ के नीचे से ही सुरंग खोदकर नया रास्ता बना लिया। अब यहां से सवाल कैसे बनेगा? पहला, सेला टनल
किस राज्य में स्थित है? जवाब, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा, ये किन दो जगहों को जोड़ती है? जवाब, तेजपुर, असम को तवांग, अरुणाचल प्रदेश से। तीसरा, इसका निर्माण किस संगठन ने किया है? तो इसका निर्माण किया है बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन ने। बीआरओ हमारी सेना का ही एक अंग है जो सीमावर्ती इलाकों में सड़कें, पुल और टनल बनाने का काम करता है। ये हमारे असली हीरो हैं जो मुश्किल से मुश्किल हालात में देश के लिए काम करते हैं। इस टनल के बनने से सिर्फ सेना को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि वहां के स्थानीय लोगों का जीवन भी आसान हो जाएगा। टूरिज्म बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और उस क्षेत्र का विकास होगा। जब विकास होता है तो लोगों का देश की व्यवस्था में भरोसा बढ़ता है और अलगाववादी ताकतें कमजोर पड़ती हैं। तो जुलाई 2025 तक इस टनल के प्रभाव दिखने लगेंगे और ये पूरे पूर्वोत्तर के विकास का एक मॉडल बनेगा। इसलिए अरुणाचल प्रदेश और सेला टनल से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर आपको नजर रखनी है। अब एक बहुत ही गंभीर और जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं, पर्यावरण। देखिए, ये टॉपिक अब सिर्फ निबंध लिखने के लिए नहीं रह गया है, ये हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा सवाल है। जुलाई 2025 तक जलवायु परिवर्तन के असर और भी साफ दिखने लगेंगे। कहीं बेमौसम बरसात, कहीं सूखा, कहीं भयानक गर्मी। ये सब खतरे की घंटी है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसका नाम है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ये भविष्य का ईंधन है। ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या बला है? समझिए, हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा ईंधन है। जलने पर सिर्फ पानी छोड़ता है, कोई प्रदूषण नहीं। लेकिन हाइड्रोजन बनाने में बहुत ऊर्जा लगती है। अगर हम कोयला जलाकर बिजली बनाएं और फिर उससे हाइड्रोजन बनाएं तो क्या फायदा हुआ? प्रदूषण तो हो ही गया। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन तब कहलाता है जब उसे बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। मतलब पानी को तोड़ने के लिए जो बिजली चाहिए वो सूरज या हवा से आए। इसमें जीरो पॉल्यूशन होता है। ये है असली ग्रीन एनर्जी। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक हम दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बने। जुलाई 2025 तक इस मिशन के तहत कई बड़े प्लांट लगने शुरू हो जाएंगे। इससे भारत की तेल और गैस पर निर्भरता कम होगी, हमारा आयात बिल घटेगा और हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे। ये एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य क्या है या ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज जो चर्चा में है वो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन। सरकार ने बैन तो लगा दिया है, लेकिन इसका पालन अभी भी ठीक से नहीं हो रहा है। जुलाई 2025 तक सरकार इस पर और सख्ती कर सकती है और इसके विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं ला सकती है, जैसे जूट बैग, कपड़े के थैले या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो आपको पर्यावरण से जुड़े इन दो बड़े मुद्दों ग्रीन हाइड्रोजन और प्लास्टिक बैन पर अपनी नजर बनाए रखनी है। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी जरूरी है। हर दौर में कुछ लोग अपने काम की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। इन्हें हम पर्सनालिटी इन न्यूज कहते हैं। जुलाई 2025 में भी ऐसे कई चेहरे होंगे, लेकिन हम एक ऐसे क्षेत्र की बात करेंगे जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान कम जाता है, और वो है भारत की न्यायपालिका। जुलाई 2025 तक भारत के 51वें या 52वें मुख्य न्यायाधीश अपना कार्यभार संभाल चुके होंगे। सीजेआई का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मुखिया होते हैं, बल्कि पूरे देश की न्याय व्यवस्था के प्रमुख होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है। इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम काम करता है, जिसमें सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जज मिलकर नए जजों के नामों की सिफारिश सरकार को भेजते हैं। सीजेआई की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है, यानी जो जज सबसे सीनियर होता है वही अगला सीजेआई बनता है। ये एक परंपरा है। तो जुलाई 2025 में जो भी सीजेआई होंगे उनका नाम आपको पता होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि वो चर्चा में क्यों रहेंगे। देखिए, आजकल न्यायपालिका कई बड़े और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले दे रही है, जैसे चुनावी बॉन्ड का मामला या फिर अनुच्छेद 370 का मामला। आने वाले समय में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कई बड़े मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने आ सकते हैं। तो नए सीजेआई का रुख क्या होगा? वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखेंगे और लंबित मामलों को कम करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? इन सब पर पूरे देश की नजर होगी। तो आपको सिर्फ उनका नाम ही नहीं रटना है, बल्कि उनके द्वारा दिए गए कुछ ऐतिहासिक फैसलों के बारे में भी पढ़ना है।
अगर उन्होंने कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी की है तो वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जैसे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनता है या किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ का प्रमुख बनता है तो वो भी पर्सनालिटी इन न्यूज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। तो अपनी आंखें और कान खुले रखिए। आखिर में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, यानी भारत के दूसरे देशों के साथ रिश्ते कैसे चल रहे हैं। देखिए, आज की दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं रह सकता। सबको एक दूसरे की जरूरत है। इसे ही विदेश नीति कहते हैं। जुलाई 2025 तक भारत की विदेश नीति के दो मुख्य फोकस पॉइंट होंगे, नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट। नेबरहुड फर्स्ट का मतलब है कि हम अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव के साथ अपने संबंधों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। इन देशों के साथ हमारे रिश्ते कभी अच्छे रहते हैं तो कभी उनमें थोड़ा तनाव भी आ जाता है, खासकर जब चीन वहां पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट या मालदीव में चीन का बढ़ता दखल भारत के लिए चिंता का विषय है। तो भारत इन देशों को विकास में मदद करके, आर्थिक सहायता देकर और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करके अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश करता है। जुलाई 2025 तक आपको देखना होगा कि इन देशों के साथ भारत के संबंध किस दिशा में जा रहे हैं। क्या कोई नया समझौता हुआ है या किसी बात पर कोई विवाद चल रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले ये लुक ईस्ट थी, अब एक्ट ईस्ट हो गई है। मतलब अब सिर्फ देखना नहीं है, काम भी करना है। इसका फोकस है आसियान देशों यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना। ये देश चीन के बढ़ते दबदबे को संतुलित करने के लिए भारत को एक बड़े पार्टनर के रूप में देखते हैं। भारत इन देशों के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना चाहता है। तो यहां से सवाल बनेगा कि आसियान का मुख्यालय कहां है। तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। या फिर क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। ये भी इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए बना एक महत्वपूर्ण समूह है। तो जुलाई 2025 में भारत की कूटनीति इन्हीं दो ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। आपको भारत के पड़ोसी देशों और आसियान देशों के साथ हो रही हर हलचल पर पैनी नजर रखनी होगी। यही आपकी तैयारी को दूसरों से अलग बनाएगा। तो दोस्तों, ये थे जुलाई 2025 के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण जीके के टॉपिक्स। उम्मीद है कि आपको ये कहानी वाला अंदाज पसंद आया होगा और अब ये सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो गए होंगे। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं बल्कि आपको सिखाना है। हम चाहते हैं कि आप हर विषय की गहराई में जाएं और उसे समझें, ताकि एग्जाम हॉल में सवाल चाहे कितना भी घुमाकर क्यों ना पूछा जाए, आप उसका सही जवाब दे सकें। मेहनत करने से कभी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आखिर तक हमारे साथ बने रहे। आपका यही साथ और प्यार हमें और भी बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, अगर आपको लगा हो कि आपकी तैयारी में थोड़ी भी मदद हुई है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी जरूर बजा दीजिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो आपसे मिस न हो। अब आपका काम शुरू होता है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी जरूरतों के हिसाब से कंटेंट लाएं। तो चलिए, अब इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।